बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग वर्ण के बारे में जानेंगे। मौखिक भाषा को बोलते समय मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उसके चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। तो मूल ध्वनियों के जो चिन्ह होते हैं, जो ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्ह होते हैं, उनको वर्ण कहते हैं। और बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं और इन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह होते हैं वे वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि जब हम बोलते हैं गायक, तो गायक शब्द में ध्वनियाँ हैं गा, य और क। जैसे कि यहाँ पे हम लोग वर्ण पढ़ेंगे और वर्ण के अंतर्गत जैसे कि गायक शब्द को बोलते समय जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो है गा, य और क। तो ये मिलकर जो है गायक शब्द बनता है। और इनके और टुकड़े करने पर और निम्नलिखित ध्वनियाँ निकलती हैं। यहाँ पर जब हम इनको और अलग करते हैं, इसमें से स्वर और व्यंजन अलग करते हैं, तो इन वर्णों को जब अलग किया जाता है गायक में से, तो इसमें से जो बनता है, जो निकलता है वर्ण, वह है गा में। जैसे कि ग में जो है ग धन आ है, और य में य और अ है, और क में क और अ है। तो गायक इस तरह से। यहाँ पर जो सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं, तो इसमें गायक, यहाँ पे ग आ मिलकर गा, य, क, गायक शब्द बना है। तो इसमें जो सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं, इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। तो ये जो है वर्ण है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे गायक में गा अक्षर है, य है, क है, और इसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिला हुआ है। और जब हम जो है इसके और खंड हो सकते हैं, लेकिन इसके और खंड नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ग में आ स्वर है, तो इसको हमने अलग कर दिया, तो इसका खंड हो गया, लेकिन इसके और खंड नहीं हो सकते। तो ये जो है मूल ध्वनियाँ जो है वो वर्ण कहलाती हैं, जिसके और खंड नहीं हो सकते। तो इसी तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तक शब्द हम लोग बोलते हैं, तो पुस्तक में ध्वनियाँ हैं। यहाँ पर जो मूल जो ध्वनियाँ हैं जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, तो जब हम पुस्तक शब्द बोलते हैं तो इसमें अनेक ध्वनियाँ हैं, अनेक यहाँ पे जो है जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब यहाँ पे पो आधा स त क पुस्तक है, तो यहाँ पे उ व्यंजन स्वर हो गया, प व्यंजन हो गया, और स है, और त, अ, क और अ पुस्तक। तो यहाँ पे पुस्तक जो है ये यहाँ पे स आधा रहेगा, और फिर त अ मिलकर त, और क अ मिलकर क। तो इसका जो है ये विच्छेद हो सकता है, इसमें जो है इसके खंड हो सकते हैं ये, लेकिन इसके और खंड नहीं हो सकते। तो वर्ण जो है वो मूल ध्वनियाँ हैं जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। तो इस तरह से पुस्तक शब्द का जो है वर्णों का जो विच्छेद होता है पुस्तक में, ये सभी जो है वो वर्ण हैं, इनका और खंड नहीं हो सकता। तो इस तरह से वर्ण जो है ये व्याकरण में इन ध्वनियों को कहा जाता है जो हमारे मुख से निकलती हैं। मौखिक भाषा के लिए जो ध्वनि चिन्ह निश्चित किए गए हैं, तो उन व्यक्त करने वाले चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। और
इसलिए ये वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण का शाब्दिक अर्थ तो वैसे रंग होता है। वर्ण का अर्थ जो है रंग होता है। भाषा की ध्वनियों के विविध रूपों को प्रकट करती है वर्णमाला। और वर्णों के जो भेद होते हैं वे वर्णों के भेद स्वर और व्यंजन हैं। और इसमें जो है स्वर व्यंजन के अलावा जो है वो व्यंजन अयोगवाह भी होते हैं, जो कि हम लोग मात्रा की तरह जैसे प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वर्णों के भेद स्वर और व्यंजन है। जब हमारे मुख से वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है और वह जब उच्चारण करते समय ध्वनि जो है वो बिना रुके मुख से बाहर आती है, कहीं भी वो टकराती नहीं है मुख में, वायु जो है श्वास वायु कहीं भी टकराती नहीं है, तो उसे स्वर कहते हैं। तो इसमें जो है पूरे निर्बाध यानी बाधा रहित मुख से जो है ध्वनि निकलती है। आ ई ऊ ए ओ और री, ये सब जो है वो स्वर हैं। तो यहाँ पे स्वर वर्ण ये कहलाते हैं, जिसमें कि मुख से ध्वनि बिना किसी रुकावट के जो है निकलती है। और इसके बाद जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन में जो है जिन स्वरों के वर्णों का उच्चारण करते समय समय ध्वनि जो है वो मुख में विभिन्न स्थानों से ध्वनि रुक कर निकलती है, उसे जो है व्यंजन कहते हैं। और ये जो है ध्वनियाँ मुख के अलग अलग स्थानों से जो है इसमें निकलती हैं, उनका स्थान निश्चित है और वहाँ से उन्हीं व्यंजन का उच्चारण होता है, तो वो व्यंजन कहलाते हैं। और वर्णमाला में व्यंजन जो है वो क वर्ग क वर्ग च वर्ग प वर्ग, तो इस तरह से पूरे 5 वर्गों में वर्णमाला होते हैं। तो ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो यहाँ पर य र ल व और श स स ह, ये पूरे 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर व्यंजन और जो स्वर है ये वर्ण के भेद हैं। और अयोगवाह भी वर्ण के भेद के अंतर्गत आता है। तो जिसमें कि हम लोग का अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये सभी जो है अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। तो जो हम लोग को मुख्य रूप से जानना है उसको हमें स्वर और व्यंजन को जानना है। तो स्वर और व्यंजन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं और स्वर कौन कौन से हैं और इनकी परिभाषा क्या है और वर्ण के भेद कौन कौन से हैं। तो वैसे तो व्यंजन जो है वो उनका स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये अलग अलग व्यंजन होते हैं। तो स्वर तो 11 हैं और स्वर की मात्राएं होती हैं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन आ, ई, ऊ, री, इन सब की मात्रा लगाई जाती है और वो मात्रा जो है उसके चिन्ह होते हैं, उसे उसकी जगह पर लगाया जाता है। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जो पूरा म तक होता है वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। और इसका उच्चारण करते समय मुख के अंगों का स्पर्श होता है। तो व्यंजन का उच्चारण करने के लिए जो है करते समय मुख में अलग अलग जगह से स्पर्श होता है। और अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का सा होता है। इसका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी अंग को नहीं छूती। तो ये जो है जैसे य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन है। और ल में जीभ स्पर्श करती है, परंतु इसका शुद्ध उच्चारण अब प्राप्य
नहीं है। तो ल में जीभ स्पर्श करती है पर ल जो है, और ऊष्म व्यंजन जो है इसका उच्चारण करते समय मुख में वायु जो है, वायु का टकराव जो है, टकराव होने से गर्मी पैदा होती है। तो श इसको थोड़ा सा खींच के बोला जाता है, दबाव डालते हुए। श स ह तो ऊष्म व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं और ये नया व्यंजन बन जाता है। जैसे कि त और र मिलकर त्र, क्ष, क और श मिलकर क्ष, और ज और य मिलकर ज्ञ। तो ये सब जो है संयुक्त अक्षर होते हैं। जब हम लोग वर्णमाला लिखेंगे तो उसमें इसका वर्णन, इसका जो है, इसके बारे में लिखेंगे। तो इस तरह से जो है स्वर और व्यंजन, अलग अलग व्यंजन जो है अलग अलग स्थानों से इसका उच्चारण मुख के अंदर से होता है। और जो अनुस्वार अनुनासिक हैं, ये जो है इनका संबंध, जैसे अनुस्वार है, इनका संबंध व्यंजनों से होता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। वस्तुतः अनुस्वार अंगा, इया, ण, न, म के ही संक्षिप्त रूप होते हैं और इसकी जगह पर ही जो है अनुस्वार यानी कि एक बिंदु, अनुस्वार कहते हैं इस तरह से एक बिंदु लगाना। तो ये अनुस्वार होते हैं और पंचम वर्ण की जगह पर इनका प्रयोग होता है, अंगा, इया, ड़, न, म। और इसके लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है जो ऊपर मात्रा होती है उसकी जगह पे इसका प्रयोग करते हैं। शिरोरेखा कहते हैं, जो ये हम लोग लाइन खींचते हैं इसको शिरोरेखा कहा जाता है, स्लीपिंग लाइन। तो ये जो है इसके ऊपर बिंदु लगाते हैं। अनुनासिक का चिन्ह जो है वो चंद्र बिंदु जिसे कहते हैं, अनुनासिक, ये अनुनासिक जो है वो चंद्र बिंदु होता है। ये भी शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। तो शिरोरेखा जो ये है इसको शिरोरेखा कहते हैं। ये लाइन जो हम लोग अक्षर के ऊपर खींचते हैं, शब्द के ऊपर, तो इसमें जो है इनका संबंध स्वर वर्णों से होता है। अनुनासिक का उच्चारण जो है वो नाक और मुंह से होता है और इसमें जो है अनुस्वार में जो है केवल नाक से उच्चारण होता है। जैसे कि मैं, हम लोग मैं बोलते हैं तो मैं में हम लोग क्या करते हैं, मात्रा के बगल में बिंदु लगाते हैं, तो ये अनुस्वार है, इसको अनुस्वार कहते हैं और इसको अनुनासिक। तो ये अनुनासिक है और ये अनुस्वार है। तो जब हम मे का उच्चारण करते हैं, तो जब हम लिखते हैं मेरा, तो इसमें हम लोग नाक से उच्चारण नहीं करते हैं। मेरा, कहीं से भी नाक से मे हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो है ये इसमें अनुस्वार नहीं लगा है। और जब हम मे पढ़ते हैं, किताब में, तो मे में ए जैसा उच्चारण आता है, मे। तो यहाँ पे नाक से उच्चारण होता है अनुस्वार का। अनुनासिक में जो है नाक और गले दोनों से ही इसका उच्चारण होता है, नाक और मुंह से इसका उच्चारण होता है। और अनुनासिक का प्रयोग जो है इस तरह से चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। इसके लिए जैसे कि हम लोग लिखते हैं अंगूठा या चांदी, जैसे चांदी, चांद, तो यहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और इसमें जैसे कि हम लोग लिखते हैं गंगा, तो यहाँ पे अंग का अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो है अनुस्वार, ये ग का पंचम वर्ण, ग, क वर्ग में ही ग आता है, क ख ग घ अंगा। तो यहाँ पे क वर्ग का पंचम वर्ण अंगा होता है और उसी की ये यहाँ पे मात्रा लगाई गई है, अंगा। तो यहाँ पे गंगा नाक से उच्चारण करते हैं, गंगा। तो ये हम लोग यहाँ पर किए। और अब हम लोग यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण जो है यहाँ पर वर्ण, मूल ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में
सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वर्ण, और फिर वर्ण में जो है परिभाषा लिखेंगे, वर्ण किसे कहते हैं। और इसमें जो है हम लोग लिखेंगे वह छोटी से छोटी ध्वनि, परिभाषा वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े, जिसके और, यहाँ पे टुकड़े की जगह खंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते जो है वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण कहलाता है। वर्ण कहलाता है। तो इसमें जो है जैसे यहाँ उदाहरण देंगे, जैसे क, ग, म आदि। तो यहाँ पर जो है ये मूल ध्वनि है। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे वर्ण के भेद लिखेंगे हम लोग, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण के भेद, अब यहाँ हेडिंग डालेंगे वर्ण के भेद। यहाँ पे लिखेंगे वर्णों के 3 भेद होते हैं। वर्णों के हम लोग 2 भेद यहाँ पे मुख्य रूप से लिखेंगे। वर्णों के 2 भेद, होते हैं। पहला लिखेंगे स्वर वर्ण और दूसरा लिखेंगे व्यंजन वर्ण। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, आगे की क्लास में अयोगवाह भी होता है, अयोगवाह के बारे में हमने बताया है। तो यहाँ पर हम लोग मुख्य जो है भेद को पढ़ेंगे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि स्वर जो है किसे कहते हैं। तो यहाँ पे पहला हेडिंग डालेंगे स्वर। तो यहाँ पे स्वर और व्यंजन, स्वर वर्ण नहीं लिखेंगे, यहाँ पे केवल स्वर और व्यंजन लिखेंगे, केवल स्वर और व्यंजन लिखना है। और अब यहाँ पर लिखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, ये हेडिंग रहेगा, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि बिना रुके, उच्चारण करते समय ध्वनि बिना रुके, इसको इधर लिख देते हैं शायद, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि बिना रुके मुख से बाहर आती है, बिना रुके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें
स्वर कहते हैं। अब यहाँ पर स्वर की संख्या 11 है। अब यहाँ पे हम लोग अगला लिखेंगे स्वरों की संख्या यहाँ पे हेडिंग डाल के हम लोग स्वर लिखेंगे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। तो ये जो है ये स्वर है। तो इसको लिखना है कि स्वर कौन कौन से हैं। तो स्वर जो है ये आ, ई, उ, री, ए, ओ। तो ये स्वर हैं। और अब हम लोग इसके आगे लिखेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं और वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं ये हम लोग लिखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग व्यंजन। तो यहाँ पर अब हम लोग हेडिंग डालेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं और वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं। तो यहाँ पे हम लोग व्यंजन व्यंजन लिखेंगे। व्यंजन की परिभाषा है ये दूसरा है। स्वर के दो भेद हम लोग लिखे थे, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ व्यंजन के अंतर्गत हम लोग व्यंजन लिखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करना मतलब बोलना, उच्चारण करते समय उच्चारण की जगह बोलना भी प्रयोग किया जा सकता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से ध्वनि रुक कर निकलती है। मुख से ध्वनि रुक कर निकलती है, रुक कर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण हम लोग एक दो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे क, च, ये जो है वो पूरा च, क, त, प आदि। तो ये व्यंजन है। इसमें मुख से क, च बोलते हैं तो तालु से जो है वो प्रयोग होता है। त बोलते हैं तो दंत से जो है दांत से जो है स्पर्श करते हुए जो है इसका उच्चारण होता है। तो ये जो है व्यंजन है। तो अब हम लोग यहाँ पे वर्णमाला देखेंगे। वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला, अब यहाँ हेडिंग डालेंगे वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित मतलब कि जो एक क्रम में हो, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला
कहते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग यहाँ पे वर्णमाला में देखेंगे कितने व्यंजन हैं और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे व्यंजन। तो व्यंजन का ही वर्णमाला जो है, इसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन से व्यंजन हैं ये जानेंगे। तो व्यंजन यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क, च, च, छ, ज, छ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न। और अब यहाँ पे प, फ, ब, भ और म। प, फ, ब, भ, म। तो अब इसके बाद जो ये तो 5 वर्ग हो गए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके बाद जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे य, र, ल, व, यहाँ पे श, स, स और ह। तो ये हम लोग व्यंजन लिखे यहाँ पर। तो ये वर्णमाला में व्यवस्थित क्रम में रहते हैं, इनका क्रम हमेशा यही रहता है। तो ये व्यंजन कहलाते हैं, प, फ, ब, भ, म। तो इस तरह से व्यंजन के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर इनको देखें। अब जो है ये जो है ये क वर्ग कहलाते हैं, क वर्ग, ये च वर्ग। इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, अभी जो है ये पहले ही जो है अक्षर से ये शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है क वर्ग और च वर्ग, इसी के आधार पर इसे कहा जाता है। तो इसमें जो है संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। ये सब लिखना है एक क्रम में कॉपी में। तो इसे लिखने के बाद हम लोग संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या है। तो संयुक्त व्यंजन जो है जब दो व्यंजन मिलकर उससे एक नया बन जाता है व्यंजन, तो उसे जो है संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों से मिलकर बना नया व्यंजन। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि कुछ जो है संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जैसे कि इसमें हम लोग क्ष, इसको अलग से हम लोग करेंगे, क्ष, त्र और ज्ञ। यहाँ पर हम लोग संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे। संयुक्त व्यंजन, इसमें जैसे क्ष है तो ये क और श मिलकर बना है। त्र है तो त और र मिलकर बना है। और इसमें जो है हम लोग यहाँ पे क्ष, यहाँ पे जो है अस्वर होगा, नहीं तो ये आधा रह जाएगा। तो क्ष, त्र और ज्ञ। तो इसमें जो है ज और इया जो ज्ञ बनता है, ज और इया मिलकर ये बनता है, तो ज्ञ। तो इस तरह से ये कुछ क्ष, त्र, ज्ञ, ये कुछ संयुक्त व्यंजन है। तो इनसे जो है संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन को मिलाकर एक नया व्यंजन बनता है। तो इसमें जो है क्ष, त्र, ज्ञ, और जब इसमें अस्वर मिलाएंगे तो ये पूरा क्ष, त्र, ज्ञ बनेगा। और
तो इसमें जो है अ स्वर जोड़ा जाएगा तो क्षत्रज्ञ बनेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर संयुक्त व्यंजन के बारे में जाना और अयोगवाह के बारे में, जो अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग है। विसर्ग होता है, विसर्ग के बारे में यहाँ पे जैसे कि कुछ जो शब्द होते हैं, जैसे कि पुनः, प्रातः और दुख, ये सब जो है वो विसर्ग लगा होता है। जैसे प्रातः, विसर्ग का चिन्ह जो है ये 2 बिंदु लगाया जाता है, जैसे प्रातः, और इसका उच्चारण ह की तरह होता है, प्रातः, पुनः। इस तरह से यहाँ पर इसका प्रयोग होता है, अतः, अतः आदि। तो ये सभी जो है वो विसर्ग हैं। अनुस्वार, अनुनासिक के बारे में बताया जा चुका है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और ये सभी काम बच्चे अपनी कॉपी में पूरा करेंगे। धन्यवाद।